अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 के 39 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। इफ़ ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, देन अब ई अगर इवेंट है सैम्पल स्पेस एस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका फार्मूला बड़ा आसान है और यही होता है एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। यानी कि आपके उस इवेंट में कितने नंबर्स हैं, आपकी सैम्पल स्पेस में कितने हैं, उन दोनों को आप जो है वो डिवाइड कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, ई की। अब यहाँ पे अगले ऑप्शन अगर आप देखें तो वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ऐसा नहीं है, ज़ीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है, ठीक है। ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती, इसलिए ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन निकाल दें तो ये पहला पहला ऑप्शन ठीक है। इफ़ ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, देन अब ई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन एस ओवर एन ई, ये गलत बात है। ऊपर हमने फार्मूला देखा कि एन ई ओवर एन एस है, ठीक है। सैम्पल स्पेस हमेशा डिवाइड होती है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन आर इक्वल टू वन, तो ये बात ठीक है। मैंने आपको बताया कि ज़ीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह जो है ये कह रहा है कि सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, लेस देन वन हो गया, ये वही गलत बात कर रहा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सर्टेन इवेंट आ जाता है जो 100% श्योर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इफ एन इवेंट ऑलवेज अकर देन इट इज़, ठीक है। अब देखें कि एक इवेंट जो हर वक्त यानी कि अकर हो, यानी कि 100% श्योर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। इफ़ ई इज़ अ सर्टेन इवेंट, देन अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर सर्टेन इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन होगी। इसी तरह अगर ई जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट हो तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय, अब नॉन अकरेंस या अपोजिट जो इवेंट होता है उसको हम ई बार से जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि ई अगर इवेंट है ना कि पाकिस्तान विल विन द मैच, ठीक है, तो ई कॉन्जुगेट या ई बार क्या होगा, पाकिस्तान विल लूज, यानी कि बिल्कुल उसका 180 पे जो अपोजिट होता है, ये इसको वही कहते हैं, ई बार कहते हैं। इफ़ ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, देन अब अगर ई जो है इवेंट है सैम्पल स्पेस का, तो ये क्या होगा, पी ऑफ ई इज इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ ई बार, ठीक है। यानी कि ई की अकरेंस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि जिसमें ये होता है कि पाकिस्तान वो इवेंट जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह जो है ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पे मैं चले कहता हूँ कि मेरे पास जो एन एस है ना, मेरे पास सिर्फ दो, यानी कि मैं थर्ड ऑप्शन को नहीं देखता, मैं दो को देखता हूँ कि एक विन है और एक लूज है, ठीक है। अब लेट ई बी द इवेंट दैट पाकिस्तान विल विन, ठीक है। अब देखें विन की कितने चांसेस हैं, टोटल दो हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी फिर, 1/2 होगी, ठीक है ना। टोटल सैंपल स्पेस में दो हैं और विन का क्या है, सिर्फ एक चांस है, लूज भी कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब अगर मैं डिफरेंट तरीके से चलूँ, लेट ई बार बी द इवेंट दैट, अब ये उसके उल्ट होगा, पाकिस्तान विल
नॉट विन, ठीक है। अब पाकिस्तान जीतेगा नहीं बल्कि लूज करेगा, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ आएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ से इसको मैं यूज़ करते हुए ई की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई बार, ठीक है। तो 1 माइनस पी ऑफ ई बार कितना है, 1/2। तो ई की प्रोबेबिलिटी मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। ये आगे एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम ये वाली जो है फार्मूला समझ लें, रिलेशन समझ लें, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं और ये हमें कितना फ़ायदा देता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन इसके लिए मैंने रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास let s is equal to 1 to 10 the probability that a number is divisible by 4। अब 1 से 10 तक आप नंबर देख लें कि जो 4 से डिविजिबल हैं वो एक 4 है और एक 8 है, ठीक है। तो आपके जो इवेंट है उसके अंदर 2 नंबर हैं, सैम्पल स्पेस में आपके हैं 10 नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा फिर, 2/10, 1/5, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। There are 5 greens and 3 red balls in a box. One ball is taken. The probability that a ball is green or red is। अब देखें ग्रीन कितनी है 5 है और रेड कितनी है 3 है। 1 बॉल, एक बॉल आपने लेनी है बॉक्स में से। अब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है 5 ग्रीन है, एक आपने उठानी है, ठीक है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5c1 और टोटल है 8, उनमें से भी एक लेनी है, ठीक है। ये टोटल नीचे सैंपल स्पेस दिया होता, तो 5c1 जो है वो 5 के इक्वल है, ये आप फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, 8c1 8 के इक्वल है। अच्छा, ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रीन की। अब अगर रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो टोटल रेड है 3, उनमें से एक आ जाएगा फ़र्ज करें, और 8c1 वैसे आ जाएगा, और ये भी किसकी इक्वल होगा 3/8 के। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि जो बॉल आप उठा रहे हैं वो या तो ग्रीन है या रेड है। अच्छा ठीक है, ये आर का लफ्ज़ है, तो इसमें आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है ए यूनियन बी, ठीक है, इसका फार्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें ये आखिरी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एक पहले इवेंट के अंदर जो है वो ग्रीन है सारे, दूसरे में रेड है, तो उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आखिरी टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, पहली दो को हम ऐड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए समझ लें या जी समझ लें, वो 5/8 है और दूसरे की 3/8 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। तो ये इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स, 1 बॉल इज टेकन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। देखें ब्लैक बॉल तो है ही नहीं, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। ये इम्पॉसिबल इवेंट जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द नंबर इन द सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस, तो देखिए कितने डाइस हैं 3 हैं, तो एक डाइस के अंदर 6 होते हैं, तो आप क्या ले लें 6/3, ठीक है ना। 2 बार करते तो उसकी सैम्पल स्पेस 36 होती, 3 बार करेंगे तो उसकी सैम्पल स्पेस 216 होगी। अ कॉइन इज टास्क्ड 5 टाइम्स देन एन ऑफ एस। देखिए कॉइन को जब भी टास्क करें तो उसकी सैम्पल स्पेस 2 होती है, 5 टाइम्स टास्क किया है तो अब उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी 32 होगी। अब बैग कंटेन 40 बॉल्स आउट ऑफ विच 15 आर ब्लैक। देखें टोटल 40 बॉल, 15 जो है वो ब्लैक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल नॉट ब्लैक इज। देखें अगर 15 ब्लैक हैं, बाकी कितनी बच गई 25 बच गई, तो प्रोबेबिलिटी देखें लेट
A be the event that taken ball is not black। ठीक है, अगर ब्लैक नहीं है भाई तो ब्लैक उसमें 15 है वो निकाल दें, बाकी कितनी बन जाएगी 25, और टोटल सैंपल स्पेस 40 की है तो 5 5 25 5 8 40, तो 5/8 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। टू टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए डज नॉट लूज। देखें अब जो आम तौर पे ना वो 3 हमारे पास ऑप्शन होते हैं, विन, लूज, ड्रॉ। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर देख लें कि वो कहता है कि टीम ए डज नॉट लूज, प्रोबेबिलिटी तो लूज नहीं करेगी। चलें ये ऑप्शन तो कट गया, हम कहते हैं कि लूज नहीं करती, वो जीत भी सकती है और मैच ड्रॉ भी हो सकता है। उसके पास कितने ऑप्शन हैं, 2। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, ए में जो है वो 2 उसके पास ऑप्शन है, या तो वो विन करेगा या मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। और सैंपल स्पेस में नंबर हैं जी 3, और ए के अंदर नंबर हैं आपके पास 2, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 2/3, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 7/12, if probability of e is equal to 7/12, number of sample space is equal to 8400, n of e is equal to, तो बिल्कुल आसान सा है, आपको पता है फार्मूला, p of e is equal to n of e over n of s। ठीक है, इसमें फार्मूला पुट कर दें, p of e जो है वो 7/12 है, एन ऑफ ई हमने कैलकुलेट करना है, और एन ऑफ एस उसने हमें दिया हुआ है 8400। ठीक है, 12 1 इधर 700, इसको इससे ज़रब देंगे तो एन ऑफ ई किसके इक्वल आ जाएगा 4900 के, तो ये इसका करेक्ट आंसर। अ डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 5 इज। देखें 3 डाई को एक रोल किया गया है तो 3 जो है वो एक मरतबा आ सकता है, 5 भी एक टाइम्स ही आ सकता है, तो 3 की प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी वो भी एक ही दफ़ा आ सकता है 6 में से 1/6। अब चूंकि इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने पढ़ा हुआ है 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3 विच इज correct option। okay, a die is rolled, the probability of getting 3 are an even number। देखें probability जो 3 की है वो तो हमने अभी देखा है कि 3 सिर्फ एक बार आ सकता है, लेकिन अगर probability of even number की बात की जाए तो वो कितने हैं, 2 भी इवन है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो टोटल जो है वो हमारे पास इवन कितने हैं 3 हैं, और 3/6 आ जाएगा। 6 टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल 6 होते हैं एक छक्के के अंदर, तो इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर दें, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 4/6 विच इज़ इक्वल टू 2/3, ये इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, आर के केस में आपने इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के इनको ऐड कर देना है। A coin is tossed 4 times, then the probability that at least one head appears in 4 tosses is। देखें वो कहता है कि at least one head अगर appear करता है, कॉइन को टास्क किया गया है 4 टाइम्स, तो इसकी जो सैंपल स्पेस होगी वो भी अभी हमने डिस्कस की थी कि अगर 4 टाइम है तो उसकी सैंपल स्पेस 16 होगी। अब देखें वो कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि कम से कम एक हेड जो है शो हो, तो यहाँ पे हम इसका वो काउंटर यूज करेंगे, लेट एक बार इज इवेंट दैट। अब देखें उन्होंने कहा है कि कम से कम एक हेड हो, उससे ज़्यादा हेड हो सकते हैं, हमने उसका काउंटर ले लें तो हम कहते हैं लेट ए बार इज द इवेंट दैट नो हेड अपीयर्स। ठीक है, नो हेड अपीयर्स। अब नो हेड कब अपीयर होगा उन चारों में,
जब आपके पास वो चारों की चारों क्या हो, टेल्स शो हो रही हो, तो वो टेल्स का ऑप्शन जो है वो टोटल 16 में से एक का होगा, तो इसलिए वो क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, ए कॉन्जुगेट की। अब देखें ए कॉन्जुगेट कह लें या ए बार कह लें, अब प्रोबेबिलिटी, अब मैंने ए निकालनी है तो मैंने अभी फार्मूला पढ़ा है 1 माइनस पी बार ए बार, ठीक है। 1 - 1/16, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 15/16। अब यहाँ पे आप देख लें कि मैंने वो एटलीस्ट वन हेड वाली बात नहीं की, बल्कि मैं इसके डायरेक्ट अपोजिट मैंने लेके ये वाली रिलेशन यूज़ करके इसका आंसर निकाल लिया, विच इज़ इक्वल टू 15/16। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, देखें डिसजॉइंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, तो ए यूनियन बी जो है वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी की इक्वल बन जाएगा। ये हम पहले अभी कर रहे थे सवाल। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, अब जब ओवरलैपिंग होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन ज़रूर होगा, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये चीज़ वैलिड हो गई क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। इफ़ एस इज इक्वल टू 1 to 10, ए 1 3 5 बी 2 4 6, देन पी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखें, सबसे पहले देख लें कि इनमें कोई कॉमन है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर वो इंटरसेक्शन वाली टर्म तो इसकी चली गई। अब इसकी ए की प्रोबेबिलिटी अलहदा निकालें, बी की अलहदा निकालें और उसको ऐड कर दें, तो बी ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/10 होगी, बी की भी 3/10 होगी, और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6/10 होगी, और ये बन जाएगी 3/5। ये आपका करेक्ट आंसर है। इफ टू इवेंट डोंट अफेक्ट द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ ईच अदर, देखिए वो एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट ही नहीं कर रहे, तो जो अफेक्ट नहीं करते वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इफ टू इवेंट अफेक्ट, अगर वो अफेक्ट कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है वो क्या होंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब यूनियन तो हमने पढ़ ली, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि यूनियन में हम इनको ऐड कर देते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को, इंटरसेक्शन में आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ़ ए बी सी आर डिसजॉइंट, देखें डिसजॉइंट है, उनमें इंटरसेक्शन तो है ही नहीं ना, फाई है, खाली है, तो इनका यूनियन जो है फिर क्या होगा, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे। हमें पता है यूनियन में हम ऐड करते हैं, इंटरसेक्शन में हम इनको प्रोडक्ट करते हैं। ओके, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/7 बी 7/9 पी इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू 5/7 इंटू 7/9 एंड विच इज़ इक्वल टू 5/9, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है 169 उन्होंने दे दिया है, पी ऑफ ए जो है 113 है, साथ में क्या है, पी ऑफ बी है, ठीक है, ऊपर वाला फार्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया जी, पी ऑफ बी का 1/13, तो ये वाला इसका ऑप्शन है। द नंबर ऑफ वेज फॉर सिटिंग 4 पर्सन इन अ ट्रेन और सोफा, भाई अगर सीधे सीधे बैठे हैं तो वो 4 फैक्टोरियल होगा विच इज़ इक्वल टू 24, और अगर वो सर्कुलर सोफा पे बैठे हैं तो फिर हम एक को नहीं गिनेंगे, उसको फिक्स कर देंगे, 3 की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 की इक्वल है। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुके हैं। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड दैट इज एस कार्ड, तो देखें एस कार्ड जो है वो 4 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी, एस 4 होते हैं, टोटल 52 हैं, 1/13। इफ़ एन सी 6 एन सी 12, तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि एन सी R-1 इज इक्वल टू एन सी आर, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, सॉरी R-1 नहीं, इसे आप लिखते हैं N-R, ठीक है, एन सी N-R इज इक्वल टू एन सी आर, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि एन सी 6 को मैं लिख सकता हूँ N-6, एन सी 12 को वैसे रहने दें। अब इसको और इसको कंपेयर करें तो आंसर 6 उधर जाके जमा हो जाएगा, 18 आपके पास आंसर आएगा। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट पी इंटरसेक्शन बी, तो ये पी ऑफ ए, सॉरी ये चूंकि इंटरसेक्शन है तो ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर होगा। और ये फिर से वही सवाल है कि आप इस तरह की ब्रैकेट को, भाई इस तरह की ब्रैकेट को आप कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ठीक है, ये वाला सवाल,
ये हम पहले कर चुके हैं, इसका आंसर 20 है पिछली वीडियो में। इफ़ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट इवेंट देन पी ऑफ ए, अब यार डिस्जॉइंट है ना, तो उनका जो यूनियन है वो उनके सम के इक्वल आएगा। with usual notation npn is equal to, npn equal to n factorial over n minus n factorial, which is equal to 0 factorial, which is equal to 1, तो answer will be n factorial. if nc6 is equal to nc8 then n equals, तो हम इसको वैसे ही करेंगे, n minus 6 is equal to nc8, अब n minus 6 को 8 के इक्वल करेंगे, it will be n is equal to 6 plus 8 is equal to 14. Next question is sample space for tossing a coin is, when we toss a coin, we will either get head or tail. So there are possible two outcomes, which is head and tail. So correct option will be D. Probability of non-occurrence of an event E is equal to, जी non-occurrence of event E is equal to, तो वो क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ई है, ये वाला ऑप्शन है। देखिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई बार को इधर ले, ये नॉन अक्रेंस होता है, तो 1 माइनस पी ऑफ, ये इसका फार्मूला। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8।